सो माइलस्टोन ऑफ लेप्रोसी में हम लोग ने यहाँ तक लगभग देख लिया था हम लोगों ने। जो एक एवोल्यूशनरी चार्ट उसका देखिएगा आप लेप्रोसी का, कि कैसे ये इंडिया में इसके प्रोग्राम्स चले। तो जो सबसे पहली बात थी वो 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था। एक मिनट, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के बाद फिर जैसे मलेरिया में हुआ था कि इसके साथ डेप्सोन ट्रीटमेंट, सिर्फ डेप्सोन दिया जाता था, मोनोथेरेपी, मोनोड्रग थेरेपी था। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफी ज्यादा केस रिडक्शन हुआ इसमें, और वो फिर आपको केस बढ़ के उसको फिर इरेडिकेशन में, जनरली ये होता है कि वो प्रोग्राम बहुत सक्सेस होता है तो उसको कंट्रोल से लेके हम लोग इरेडिकेशन में या एलिमिनेशन में ले जाते हैं। 1980 में उसको इरेडिकेशन लेप्रोसी किया गया, गवर्नमेंट क्या कि इरेडिकेट कर देंगे, प्रोग्राम लाया गया 1983 में, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसलिए कि बहुत केस हमने रिड्यूस कर दिया था। फिर उसके बाद मॉडिफाइड लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन आया, MLEC। उसके बाद आया स्पेशल एक्शन प्रोजेक्ट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी, एंड LEC होता है लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन, ये प्रोग्राम्स आया। अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, डिटेल उसका बाद में हम लोग देखेंगे, पहले सिर्फ यहाँ पे नाम देख लेते हैं। अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया। उसके बाद कंट्रोल प्रोग्राम की जरूरत इसलिए पड़ी कि एलिमिनेशन, पहले जब एरेडिकेशन लेके जा रहे थे तो वो सक्सेस नहीं हुआ, उसके बाद भी केस बढ़ते चले गए। 66 में पर 10,000 पे 8.4 यानी लगभग 9 केस होता था, जो 85 में बढ़ के 12 केस हो गया पर 10,000। और उसकी वजह और भी ये थी कि इसकी वजह से डिफॉर्मिटीज बहुत हो रही थी, नाक में, या फिर आपको डिफनेस आ रही थी, आंख में प्रॉब्लम हो रही थी, स्किन में आ रहा था, या फिर जो आपकी ये जो फेलेंजेस है यहाँ पे हो गया, तो उसकी वजह से अल्सर डेवलप हो रहा था पैरों में। तो बहुत ज्यादा हो रहा था। शुरू में अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो 25% से ज्यादा लोग, या उतना लगभग जो है ना, वो एनेस्थीसिया मतलब होता है कि सुन्नपन आ जाता है। इसके टेस्टिंग में एक होता है कि स्किन पे जहाँ पे होता है, तो आप जब वहाँ पे प्रिक कीजिएगा तो जब फुली डेवलप में, तो उसको सुन्नपन होगा, कुछ मतलब पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ, अगर आप प्रिक कीजिएगा पिन से या कोई भी चीज से, शार्प से, पता नहीं चलेगा उसको। ये टेस्टिंग टूल्स भी होता है कि वहाँ हल्का हल्का पिन गड़ाया, उसको दूसरी तरफ दिखाते हैं पेशेंट को, और हर बार कहते हैं कि जितनी बार हम प्रिक करेंगे एक एक बोलना है। तो पहले आप जो फ्रेश एरिया उस पर करते हैं, फिर लेप्रोटिक जो एरिया लग रहा है कि वहाँ पे दिक्कत है वहाँ करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि सुनपन अभी डेवलप हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये तभी हम प्रोग्राम की बात करें, क्या क्या प्रोग्राम्स आए। 1955 से ही ये सेंट्रल एडेड है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें पैसा देती है। इसका यही एक जो शुरू से जो आया था, इसमें ये प्लान था कि जितना जल्दी हो सके केस डिटेक्शन करें। डेप्सोन मोनोथेरेपी, मैंने कहा कि एक सिंगल ड्रग थेरेपी चल रही थी। जो 4th 5 ईयर प्लान आया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 5 साल का पंचवर्षीय योजना जिसको बोलती है, पहली बार 51 में स्टार्ट हुआ था, 51 से 56 जो है पहला, ये 57 पहला वो चला था। 4th जो प्लान आया 1980 में, उसमें कहा गया कि नहीं, अब तो सक्सेस है तो हम इसको इरेडिकेट कर देंगे इंडिया से। ठीक है, और फिर एक वर्किंग ग्रुप बना WHO के सपोर्ट से, इंटरनेशनल सपोर्ट से साथ, और इसमें लाया गया कि नहीं, अब जो मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी में चलाएंगे, सिर्फ डेप्सोन से काम नहीं चलेगा। फिर आपको उसमें टारगेट रखा गया कि इरेडिकेशन 2000 तक हम इरेडिकेट कर देंगे। 83 में जो ये मामला बना, इरेडिकेशन के लिए जो गोल था उसमें रखा गया था कि किसी तरह से जो स्प्रेड आउट हो रहा है कम्युनिटी में, इसको हमको कम कर देना है, सोर्स जो हो रहा है उसको कम करना है, और ट्रांसमिशन को कम कर देना है। एक या एक से कम पर 10,000 केस कर देना, ये टारगेट रखा गया। वही बात थी इसमें भी कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस करेंगे, जहां भी हो, पॉपुलेशन में, स्कूल्स में हो, या कहीं पे भी आपको मिल रहा है, सर्वे कर करके, और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म MDT मल्टी ड्रग थेरेपी वो चलाना है, लोगों को एजुकेट करना है। अगर कोई डिफॉर्मिटी हो रही है या अल्सर हो रहा है, उसको आपको उस पर काम है। पूरी तरह से अगर डिफॉर्मिटी हो गई है, पहले तो मिनिमाइज करने का कोशिश करना है, अगर हो गई तो फिर उसको रिहेबिलिटेट करना है, मतलब कि उनको कोई सप्लाई दे दिया, शूज वगैरह उस तरह की चीजें, या फिर जो है व्हीकल्स चीजें जो है वो सप्लाई कर दिया कि आप उसके थ्रू बाकी की लाइफ करें। ठीक है, बीच में फिर ये रेडिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहा तो एलिमिनेशन करके, और इस एलिमिनेशन में मिड टर्म अप्रेजल आया 1997 में। चूंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि इसमें कुछ जो है चीजें ऐड करने की
जरूरत है। तो यही मॉडिफाइड लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन 1947 में उसमें कुछ जोड़ा गया कि जितने भी वर्कर इसमें काम कर रहे हैं उसको ट्रेनिंग देंगे, या पब्लिक अवेयरनेस किस तरह से बढ़ाना है, हाउस टू हाउस सर्च कैसे करना है, और एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डिटेक्ट करना है, न्यू लेप्रेसी करने के लिए उसमें सर्वे करना है। पूरे कंट्री में 6 दिन तक सर्वे अभियान चलता था, 5 इस तरह का अभियान चला। ठीक है। फोर्थ कैंपेन जो उसमें क्या किया कि स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया लेप्रोसी की एंडेमिसिटी के हिसाब से। 2005 से सेंट्रल प्रोग्राम तो था ही, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट इसमें WHO और ILEP जो फर्स्ट हमने बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डील करती है। इसके साथ एक ड्रग आती है नोवार्टिस, WHO के थ्रू जो मल्टी ड्रग थेरेपी है, उसको इसमें ऐड किया गया। अदर प्रोग्राम में आता है फोकस लेप्रोसी एलिमिनेशन प्लान जो 2005-06 में आया है। सिचुएशनल एक्टिविटी प्लान SAP 2007 में 19 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया। ब्लॉक लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन 2007 में, जिसमें 275 हाई प्रायोरिटी ब्लॉक्स को रखा गया था, 19 स्टेट्स में उसको लॉन्च किया गया। अर्बन लेप्रोसी सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन उसको लॉन्च किया गया फिर 49 अर्बन एरियाज में। अभी अर्बन की बात आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से कैटेगराइज किया है। जो अर्बन प्लान आया उसमें असल में 4 मतलब एक तो रूरल होता है, गांव वाला एरिया, अर्बन होता है। गांव में तो PHC और हेल्थ केयर सेंटर्स डाल के जगह जगह उसको अच्छे से कंट्रोल करने का प्लान बना लिया, लेकिन शहर में जनरली नहीं होता है PHC से वाला। तो उसको फिर टाउन को जो है ना 4 कैटेगरीज में बांटा गया, टाउनशिप को। उसमें देखिएगा कि 1 लाख से ऊपर की आबादी वालों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया। आगे उसका डिस्कशन आया, तब जाके अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया उसी के थ्रू। तो उसकी स्ट्रेटजी थी कि उसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया शहरों को। कैसे होगा, उसका कितने लोग थे 1 लाख से ऊपर, तो उसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में तो उसमें देखेंगे जब उसकी बात आएगी। 2006-10 में जो है WHO की ग्लोबल स्ट्रेटेजीज आई, उसमें उन्होंने जो है मेन इंडिकेटर्स को सामने रख के उन्होंने कहा किस तरह केस डिटेक्शन करना है, किस तरह से स्टिग्मा कम करना है, किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाना है, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड आपको प्रिवेंशन मेजर्स अप्लाई करना है, किस तरह से आपको जो उसकी डिफॉर्मिटी हो है उसको रिड्यूस करना है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग जो आई अपने यहाँ 2 बार, फर्स्ट फेज में 93-94 से लेकर 2000 तक, और दूसरे फेज में आई 2001-2 से लेकर 2004 तक। फर्स्ट फेज में जो फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने किया था हमारे प्रोजेक्ट में, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम में, तो उसमें 290 करोड़ दिया था। उसमें 550 में से 290 सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने दिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगता है उसमें, जिसमें प्रिवलेंस रेट आपका पर 10,000 में 24 था, तो वो घट के 3.7 आ गया था। कितना देखिए इसमें कंट्रोल हुआ इसका। ठीक है। डिसेबिलिटी ग्रेड जो 2 था, डिसेबिलिटी का जो ग्रेड 2 था, वो ग्रेड आपको घट के डिसेबिलिटी ग्रेड 2 एंड अबव वो घट के 2.7% आ गया। MDT कवरेज जो मल्टी ड्रग थेरेपी कवरेज था, जिसमें आप देखा था कि अभी नोवार्टिस जोड़ा गया है, वो 99.5% पॉपुलेशन को ये कवरेज देना है जिस एरिया में एंडेमिसिटी थी। सेकंड फेज आया उसमें 2001-2 से 2004 तक, जिसमें 166.35 करोड़ जो WHO की तरफ, उसकी वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग की गई। ड्रग को फ्री किया गया पूरी तरफ से, और जो ड्रग सिर्फ MDT के लिए जो 48 करोड़ दिया गया। प्रिवलेंस रेट उस वक्त 2.4 था। एनुअल डिटेक्शन रेट जो बढ़ाया गया कि ज्यादा से ज्यादा हम डिटेक्ट कर पाए, उसको 3.3 किया गया। वर्ल्ड लेवल पे WHO, यूनिसेफ, सीडा, डैनिश की जो है वो, एंड डेमियन फाउंडेशन जो ये बड़ा काम कर रही है लेप्रोसी के लेके, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है जिस पे काम कर रही है। इंडिया में एंटी लेप्रोसी एक्टिविटीज अगर देखिएगा तो लेप्रोसी मिशन है वेस्ट बंगाल का। असल में ये यूरोप के थे आपको बेली करके, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। हरियाणा के आसपास एक शहर है, मैं बोल रहा हूँ, अंबाला में इसको लॉन्च किया था 1874 में। ठीक है। इसी तरह से एक है हिंद कुश निवारण संघ, वो भी इस पे काम करती है। राइट में देखिए फिगर गांधी जी हैं, वो खुद ऐसे पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। इनके नाम से गांधी जी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन सेवाग्राम वर्धा में, वर्धा कहाँ है आपको, वेस्ट बंगाल में, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। द जर्मन लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन काम कर रही है। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि इंडिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट काम कर रही है उसकी लिस्ट लिखते हुए, और किसी एक पे जैसे कह देगा कि हिंद कुश निवारण संघ पे आप अपना नोट्स लिखिए, तो इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद एक है डेमियन फाउंडेशन, जो पीछे भी बात की, द डैनिश सेव द चाइल्ड फंड है, वो है जलमा है ये, ठीक है। ये नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी 1926 में आपको जो है शायद बना, ये नहीं 1975 में बना, ये 75-76 में, 1926 में बना और 1975 में इसको आईएसएमआर ने अपने अंडर ले लिया। ये आगरा में है, यूपी में। इसी तरह से नेशनल लेप्रोसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1965 में बना। अभी जो लेटेस्ट जो फॉलो हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी 2016-2020। इसका टारगेट रखा है एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स अ लेप्रोसी फ्री वर्ल्ड, जो स्लोगन है डब्ल्यूएचओ की तरफ से उसके लिए। अब हम लोग चूंकि सारे प्रोग्राम्स देख लिया कि कौन कौन प्रोग्राम्स इस पे काम कर रहा है, नाउ वी विल बी टेकिंग द एलिमिनेशन प्रोग्राम जो थी उसकी एक्टिविटीज देखेंगे। पहले ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी जो थी उसमें 3 चीज सामने रखी गई थी कि जो स्ट्रेंथन गवर्नेंस, ओनरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप। इसमें पहला टारगेट था, विजन जो था इसका, कि डिजीज को पूरी तरह से जीरो कर देना है, इसके ट्रांसमिशन को जीरो कर देना है, इसकी वजह से लेप्रोसी की वजह से डिसेबिलिटी उसको जीरो कर देना है। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जो लोगों का हो रहा है पूरी दुनिया में, जो इसके स्टेट्स थे सबको कहा गया डब्ल्यूएचओ ने कि आप जो है इस तरह के लेजिस्लेशन लाइए कि किसी के साथ भेदभाव ना हो लेप्रोसी होने की वजह से, ठीक है। दूसरा मामला क्या था कि इसके साथ स्टॉप लेप्रोसी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। फर्दर अगर कोई गोल है इसका, कि विजन तो ये था, गोल था कि हम किसी तरह से इसके लेप्रोसी और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोकेंगे। और थर्ड था टारगेट इसका कि हर जगह जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को कम करेंगे और इंक्लूजन को बढ़ाएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसके केस है ताकि रिपोर्ट कर सकें, वो आ सके अपने साथ। ये 3 कंपोनेंट जो है ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी, जिसका नारा था कि एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स ए लेप्रोसी फ्री वर्ल्ड 2016-2020, वो रखा गया, ठीक है। जो एनएलईपी था, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम था, एलिमिनेशन प्रोग्राम जो बाद में हुआ, कंपोनेंट उसके क्या थे? उसका कंपोनेंट था कि जो सर्विसेज है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, ठीक है। सेंट्रल का मतलब ऊपर से जो वर्टिकल चलता रहता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि अब हॉरिजॉन्टल लेवल में सर्विस चलनी है, जो जनरल हेल्थ केयर सिस्टम उसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। इसको स्पेशलाइज रखेंगे तो फिर लोगों का रीच कम हो पाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, जनरल हेल्थ सर्विसेज में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करना है और ट्रेंड करना है, खास के उसको विलेज वर्कर्स को इसमें ट्रेन करना है कि किस तरह से आप इसके केसेस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा था कि इंटेंसिफाइड आईईसी, जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन होता है, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए ये बैकबोन होता है कि आप उसका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, लोगों को एजुकेट करें और लोगों तक कम्युनिकेट करें। प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी में ये सबसे टॉप की चीज होती है, ठीक है। कहीं भी किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए आईईसी जो है बैकबोन होता है, तो इसको और बड़े लेवल पे लेके जाना है। इंटेंसिफाई मतलब कि वॉर लेवल पे इसको ले जाना है। और जो टारगेट होगा उसमें जो टारगेट था एक, कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, कोशिश करनी है कि अर्ली डिटेक्शन कर लें जिससे डिसेबिलिटी जो पैदा हो रही है उसको रोक देना है, और रिहैबिलिटेट करना, अगर कोई भी पेशेंट अगर उसको डिसेबिलिटी हो गई है, पैर मुड़ गया है, चल नहीं पा रहा है या काटना पड़ रहा है उसको अल्सर की वजह से, तो फिर उसको उस तरह के शूज प्रोवाइड करने हैं या फिर व्हीकल्स देने हैं जिस तरह से। लास्ट था इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, जो मॉनिटर किसी भी प्रोग्राम का जो आपको फीडबैक अगर सही से नहीं आता है तो आप स्ट्रेटजीज को सही से लागू भी नहीं कर पाते हैं, सुपरवाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम कितनी इफिशिएंटली चला पा रहे हैं। जब से एमडीटी इंट्रोड्यूस हुआ है 1981 से, एमडीटी इन मल्टी ड्रग थेरेपी, जो 3 ड्रग इसमें थी, वो जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, क्लोबाज़ेफिन था, आपको रिफेम्पिसिन था और डेप्सोन था, ये तीनों जोड़ आ गया। पहले सिर्फ डेप्सोन चल रहा था कंट्रोल प्रोग्राम में। तो 1981 में उस वक्त पर 10,000 57.6 केसेस हुआ करते थे। दिसंबर 2005 तक ये घट के लेस देन 1 केस हो गया। कितना इफेक्टिव हुआ, ठीक है। इसमें से आपको 34 स्टेट जो है वो लेप्रोसी एलिमिनेशन, एरेडिकेशन एलिमिनेशन को अचीव कर लिया। 2 स्टेट या यूटीज जो है यूनियन टेरिटरी, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ और दादर एंड नागर उड़ीसा, ये 4 स्टेट में बहुत पहले एलिमिनेशन हो गया था। लेकिन यहाँ केसेस जो प्रिवलेंस रेट है 1 से, प्रिवलेंस रेट इसका ज्यादा है 1 से पर 10,000 पॉपुलेशन, 1,000 10,000 पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गया, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए और उसको कम करने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान आया 2012-13 का, और उसमें कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया गया फिर उस पर वर्क करने के लिए। जैसे 209 हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए, 1792 ब्लॉक्स और 150 अर्बन एरिया को आइडेंटिफाई किया। 209 डिस्ट्रिक्ट हाईली एंडेमिक, यानी जहां ज्यादा अभी भी पाया जा रहा है,
उसमें 1792 ब्लॉक्स, 150 अर्बन एरिया, अर्बन एरिया को भी नहीं छोड़ा गया, शहर का जो एरिया है उसमें भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और उसमें क्या टारगेट किया गया, इनको आइडेंटिफाई करके यहाँ हाउस टू हाउस सर्वे होगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन्स बहुत और अच्छे से चलाया जाएगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अगर वर्कर्स कम पड़ रहे हैं, वॉलंटियर्स कम पड़ रहे हैं, तो उसको हमको और बढ़ाना है उस एरिया में, ताकि इसको कंपोनेंट को हम अचीव कर पाए। इसमें मेजर इनिशिएटिव्स क्या था, मेजर इनिशिएटिव में था कि आपको सबसे ज्यादा अब कोशिश करना है प्रिवेंशन से ज्यादा केस डिटेक्शन पे, ठीक है। और जो केस डिटेक्ट हो गया है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन से क्या करते हैं कि आप सिर्फ जानकारी ले पाएंगे, केस कम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब जो इंटेंसिव वे में कहा गया कि नहीं, आप जल्दी जल्दी केस को डिटेक्ट करेंगे और उसको ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, और ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट पे ध्यान देना है। वो इसलिए कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट आप ज्यादा हो जाएगा अर्ली बेसिस पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा डिसेबिलिटी को लिमिट कर पाएंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, डीपीएमआर पे ध्यान दिया गया कि जो पर्सन अफेक्ट हो गया है उसको जल्दी से जल्दी उनको ये प्रोविजन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत ड्रेसिंग मटेरियल, सपोर्टिंग मेडिसिन, अल्सर किट्स प्रोवाइड किया जाए। माइक्रोसेलुलर एमसीआर करके फुटवियर्स आते हैं, माइक्रोसेलुलर रबर फुटवियर कहलाता है, ये सेंसिटिव फुट वाले जिनको पैर में सुनपन डेवलप हो गया उनको देना है, जिसमें 42 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और 41 एनजीओ मिलकर सेंटर्स बनाए गए पूरे भारत में, जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। नाक की बीच वाली हड्डी चिपक गई, देखिएगा लेप्रोटिक लोगों को होता है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम किया गया। इसके लिए 83 सेंटर्स बने, जिसमें 41 एनजीओ को दिया गया और 42 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को पूरे इंडिया में प्रोवाइड किया गया कि वो प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटीज। और जो सबसे बड़ी चीज थी कि जितने भी पेशेंट थे, इसके लेप्रोसी इफेक्टेड पेशेंट थे, उनको इंसेंटिव दिया गया, पैसा दिया गया कि उन बेचारे से नहीं हो पाया, गरीब है, ये किसी भी प्रोग्राम को और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए पैसा जोड़ा जाता है। जैसे आपने देखा होगा चलेगा, आदमी तो सीधा तो है ही नहीं, आदमी खुद टेढ़ा है। दरवाजे के बाद अलग बात है, आप ये बात कर रहे, आप सूता आदमी से मिलाएगा, आप ही सोचिए इस बात के लिए, आदमी को खुद टेढ़ा है, सही से बोलो तो सही आदमी सीधा राजा कंटिन्यू कर सकता। कौन है भाई ये कौन है इस तरह से? एक मिनट, कौन, किनकी आवाज है इतनी खतरनाक वाली? दिल्ली से सर, मैंने बाहर कर दिया। तो उसमें पैसे दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा कि डिलीवरी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जो लेडी की डिलीवरी होती है, चाहे किसी भी हो, पैसे वाले हो या बीपीएल हो, सबको पैसे दिए जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई जाए, जिससे कॉम्प्लिकेशन कम। इसी तरह से जो सर्जरी होती है इसकी, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी वाले, उनको बीपीएल फैमिली वाले जितने लोग थे जो नीचे है, उसको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी को अभी बीपीएल को सिर्फ किया गया था, इस प्लान में 5,000 रुपया पर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी दिया जाएगा, और जो इंस्टीट्यूट या जो भी आप सेंटर वो करवाएगा उसको 5,000 पर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी दिया जाएगा। मतलब जिनको हुआ उनको भी पैसा दिया, और जिसने किया उसको भी सरकार ने कि आप उसको रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ आशा, ठीक है, आशा जो विलेज में वर्कर काम करती है, उसको दिया गया इंसेंटिव कि आप विलेज से पीएससी तक केस को लाएं। अगर एक कंफर्म केस आप लाती हैं, कंफर्म केस अगर लाती हैं, 200 पर केस आपको मिलेगा। और उस केस का अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाती, क्योंकि ट्रीटमेंट एक लंबा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में फॉलो अप करना, उसको बुला के लाना और ट्रीटमेंट करवाना, अगर कंप्लीट करवाती हैं तो फिर अलग से पॉसी बेसलरी वाले केस में 400 दिया जाएगा पर केस, और मल्टी बेसलरी जो थोड़ा सा एडवांस केस उसमें 600 रुपया पर केस आपको दिया जाएगा। अगर आशा को, देखिए और क्या टेक्निक था कि आशा को कहा जाता है कि डिफॉर्मिटी डेवलप होने से पहले, हाथ में, पैर में, नाक में कहीं भी अगर डिफॉर्मिटी डेवलप हो गया, उससे पहले अगर आप पेशेंट को ले आती हैं तो आपको 250 पर पेशेंट मिलेगा। कंफर्म डायग्नोसिस केस में 200, इसमें 250 बढ़ा दिया गया, ताकि इस चीज पे ध्यान दिया जा सके कि पेशेंट को पहले ही आप उसमें ला सकें, कहते हैं कि इस चीज में लाएं ताकि इलाज हो, और उसकी डिफॉर्मिटी डेवलप होने से पहले उसको टैकल कर ले ऐसे पेशेंट को। अब फिर अगर लेकिन आप डिफॉर्मिटी डेवलप हो गया हाथ में, आंख में या पैर में कहीं भी, तब भी पैसे मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे, जैसे कंफर्म डायग्नोसिस वाले केस को मिलते हैं। इंसेंटिव देके ये एश्योर किया जाता है इसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेस रिपोर्टेड हो और ज्यादा से ज्यादा आप उसको देख पाए, ऐसे केसेस को। सरकारी गवर्नमेंट सेंटर्स पे आएंगे तो फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आशास की जो एक्टिविटीज था, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आए कि नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम में आशास की एक्टिविटीज क्या है, आशा क्या काम करती है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा सर्च ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, डिसेबिलिटी अपेयर्स होने से पहले अगर केस को सस्पेक्ट कर लेते हैं, सुनपन डेवलप हुआ, कहीं एक व्हाइट स्पॉट या कोई धब्बा, आपको व्हाइट तो नहीं इसमें जनरली होता है, इसमें धब्बा जो आपको
हाइपर पिगमेंटिंग होता है, मतलब कि रेडिश टाइप पे या ब्लैकिश टाइप पे धब्बा हो जाएगा, तो उस तरह का अगर किसी को सुनपन डेवलप हो रहा है तो इस तरह के लोग सिम्टम्स शेयर करते हैं आपस में। तो आशा को करना है कि उससे पहले आप डिफॉर्मिटी डेवलप होने से पहले आपको ले आते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिसेबिलिटीज जो है उसको कम किया जा सकता है और ट्रांसमिशन कम किया जा सकता है, क्योंकि एडवांस केस में ट्रांसमिशन और ज्यादा हो जाता है। दूसरे आशा को ट्रेन किया जाता है कि ट्रीटमेंट शेड्यूल जो है उसका कंप्लीशन करवाइए आप, कि एक आदमी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे फिर छोड़े नहीं, ठीक है। अगर इस तरह की कोई दवा चल रही है, उसका कोई रिएक्शन आ रहा है, तो उसको जल्दी से फिर रिपोर्ट करके आप ट्रीटमेंट के लिए भेजिए, पीएचसी तक रेफर कीजिए। इससे क्या होगा कि डिसेबिलिटी के चांसेस कम करेंगे जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और आपको स्प्रेड भी कम होगा। दूसरा तीसरा काम था एडवाइज एंड मोटिवेट टू सेल्फ केयर पेशेंट। पेशेंट को बताइए, इस तरह की बहुत अभी आगे देखिएगा, देखिए कॉलोनीज है जहाँ पे लोग रहते हैं, कि किस तरह से आपको फूड का केयर करना है, किस तरह से आपको अल्सर का केयर करना है, किस तरह से आपको जख्म हो गया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इसको केयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, वो ज्यादा उसमें सिकनेस डेवलप ना हो। अवेयरनेस को स्प्रेड करना है आपको। पूरे भारत में सेल्फ सेटल कॉलोनीज है इसकी 6 से 12 है, मतलब जितने भी लेप्रोसी के पेशेंट हैं, पूरे 50,000 अफेक्टेड पर्सन है। इसको फ्री मेडिकल केयर देना, अल्सर केयर किट देना, सेल्फ केयर ट्रेनिंग बताना, काउंसलिंग करना, और जो आपको भी बताया था मैंने कि एमसीआर, ठीक है, माइक्रो सेलुलर रबर जो शूज हैं उसके, उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। पैरामेडिक्स एनजीओ के थ्रू सारी काम हो रहा है, उसमें वीकली या 15 दिन पे उसका विजिट होता है। ये सारी नर्सिंग स्टाफ या फिर आपको हेल्थ वर्कर ही सारा काम करता है, ठीक है। इसमें जो आईसी कैंपेन है उसको बदल के रख दिया कि अब जो है टुवर्ड्स लेप्रोसी फ्री इंडिया की तरफ हमको जाना है, इंडिया से लेप्रोसी को खत्म कर देना है, जो इसकी आशाज की एक्टिविटीज के अंदर था। ये इतना आप लिख सकते हैं कि अगर कभी सवाल आए कि आशा की क्या एक्टिविटीज है एलिमिनेशन में। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, रेफरल सिस्टम। हो सकता है कि आप यहाँ से पास आउट हो और आप गवर्नमेंट सर्विस में आए, तो आपकी ड्यूटीज अलग अलग जगह लगेगी, तो आप इसके बारे में जरूर जाना कि इसमें किन क्या क्या सेंटर्स है और कहाँ कहाँ से इस चीज को ऑपरेट किया जा सकता है। तो पहले सब सेंटर होता है जो गांव विलेज में कहीं पे होता है, फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो आपको सब डिवीजन वगैरह में मिलेगा या आपको ब्लॉक मिलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर एक स्पेसिफाइड न्यूक्लियस, डिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियस होता है जहाँ सिर्फ उसी के लिए बनाता है, फिर एक सेंटर होता है जहाँ पे सर्जरी होती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, या मेडिकल कॉलेज जनरली इसमें इन्वॉल्व होता है, या फिर एनजीओ वगैरह की तरफ से। तो आपको ये जब स्टेजेस जानेंगे किस तरह से रेफरल करना है, सब सेंटर्स पे क्या क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी आप सब सेंटर पे पीएचसी पे नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज या एनजीओ की तरफ से कोई यूनिट है वहां करना है। तो अलग अलग सेंटर्स उसको मैनेज करके आगे की तरफ रेफर कर देना है। यही इस चार्ट में, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अर्बन एरियाज का एक टेंशन था कि आपको अर्बन एरियाज में क्या है कि यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका हेल्थ का बहुत बुरा होता है शहरों में। इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े होते हैं लेकिन रीच आउट घर घर नहीं होता है। वजह क्या होती है कि यहाँ पे मैन पावर भी थोड़ा कम है। दूसरे क्या है कि पीएचसी वाला सिस्टम नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं होते हैं शहर में ज्यादातर, ठीक है। इसलिए घर घर आपको सुविधा नहीं पहुंच पाए। हाँ, मेडिकल कॉलेजेस बहुत तगड़े तगड़े होते हैं अर्बन एरिया में। आपको इंस्टीट्यूशन लेवल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती है लेकिन कोऑर्डिनेशंस नहीं होते हैं इनके, इसलिए कि वर्कर्स बहुत कम होते हैं। इसमें लोगों को मोर केसेस क्यों डेवलप होता है कि माइग्रेट करके लोग बहुत ज्यादा आते हैं। आप देखिएगा शुरू में जैसे कोविड-19 का केस आया तो दिल्ली जो हब बन गया था, ठीक है, इसलिए कि पूरे भारत से लोग वहां माइग्रेट करके आते हैं। इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है, दो वजह से डिटेक्ट ज्यादा होते हैं। एक तो लोग माइग्रेट करके आते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े हैं, इस वजह से नंबर ऑफ केस डिटेक्शन ज्यादा पता चल जाता है। लेकिन कंप्लीशन रेट बहुत कम है। अगेन द कॉज इज दैट कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं। पता चला किसी वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है, घर चला गया 6 महीना, घर फिर आया नहीं, वहां कंटिन्यू किया। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए स्पेशल एक्शन अंडर दिस प्लान जो है लॉन्च किया गया, जिसमें से अलग से फिर जो अर्बन एरिया है उसको 2011 में जो सेंसस जनगणना हुआ था 4388 जो है अर्बन लोकेलिटीज है पूरे भारत में, जिसमें से 524 जो एंडेमिक एरिया था इसका आपको लेप्रोसी का, उसको आइडेंटिफाई किया गया जहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, उसको आइडेंटिफाई किया 524 को, और उसमें ये प्रोग्राम फिर चलाया गया। बाकी बचे एरिया जो है 524 के अलावा जो 4388 में से 524 को नहीं, बाकी में जो पीएससी है वो उसी के थ्रू आपको कैटेगरीज सप्लाई होगी। इस एरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया पॉपुलेशन के हिसाब से। 1 लाख से 5 लाख की जहां पॉपुलेशन है, टाउन एंड सिटीज जो भी है, उसमें 432 एरियाज आए। 5 लाख से 1 मिलियन यानी 10 लाख जहां है उसमें 53 एरियाज आए, और 1 मिलियन यानी 10 लाख से 4.5 मिलियन यानी
45 लाख का कैपेसिटी वाला जो मेगा सिटीज है उसमें 34 एरियाज आए, और जिसमें 4.5 मिलियन यानी 45 लाख से ज्यादा वो 5 एरियाज इस तरह का है। इस तरह से टोटल जो 524 एरियाज था उसको इस तरह से बांटा गया उस पे वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें देखा गया कि बहुत सारा एरिया इंडिया में। 10 मिनट बचा है, ठीक है, 5 मिनट हम लोग और इस पे बात करेंगे, फिर दूसरी क्लास आप लोग कर लीजिएगा। बहुत सारी जगहों में अभी भी लगभग 50% ऑफ कंट्री के एरिया में आपको कम ही सही लेकिन लेप्रोसी था। तो सरकार ने एक प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर 12th प्लान पीरियड जो 12, 13 और 16, 17 में लॉन्च किया। इसके हिसाब से लेप्रोसी के एलिमिनेशंस के कुछ टारगेट रखे गए कि कहीं भी हर जगह हम एक से केस पूरे भारत में केस पर 10,001 से कम कर देंगे। पहले से जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है DPMR वाला, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, उसको और थोड़ा तेज करेंगे। और स्टिग्माइजेशन विद लेप्रोसी से जुड़ी जो चीजें होती है कि उसको लोग अलग कर देते हैं, खाते पीते नहीं, उनके घरों में शादी नहीं करते, इन चीजों को रिड्यूस करना है। इसके लिए लेजिस्लेशन भी आया, कानून भी आया कि उससे भेदभाव आप नहीं कर सकते। फिर उसका टारगेट रखा गया। 2011-12 में जो टारगेट था बेसलाइन, उसको देखा गया कि मार्च 2017 तक हमने कितना अचीव किया। ठीक है, 2011-12 में 543 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर 10,000 एक से कम केस था। वो बढ़ के आपको 84.6%, वो बढ़ के आपको 17 में हो गया 642 यानी 100% जो केसेस वो अचीव कर लिया गया कि वो यहाँ एक से कम। एनुअल न्यू केस डिटेक्शन जो था 2011-12 में 445 डिस्ट्रिक्ट्स में था, जो पर 1 लाख में 10 से कम था। वो आपको 100% अचीव कर लिया गया 642 पूरे एरियाज में वहां इसमें 2017 में। क्योर रेट मल्टीबसलरी MB का जो केस था वो 90.56% था, जो 2017 में बढ़ा के 95% से ज्यादा लोगों को क्योर कर लिया गया। इसी तरह से पॉसिबेसलरी का केस जो 11-12 में 95.28% था, वो 17 में जाके आपको 97% अचीव कर लिया गया। डिसेबिलिटी परसेंटेज में था, उसको डिसेबिलिटी रेट जो 3.04% था, इसमें 25% रिडक्शन लाया 2017 तक, जो बच के आपको डिसेबिलिटी रेट जो 1.98% 2% ला गया। 3.3 प्लस था, उसको 2 तक घटा के ले आया गया। स्टिग्मा रिडक्शन जो है, परसेंटेज रिडक्शन जबरदस्त, 50% से ज्यादा रिडक्शन आया। पहले लोग टीबी के लोग को भी नहीं साथ रहने देते थे, ये हाल था आज से 20-30 साल पहले। इसी तरह लेप्रोसी का तब सोच ही सकते हैं कि अभी भी स्टिग्मा पाया जाता है। सरकार ने नाम बदला, उसको कुष्ठ रोग किया, आसान किया उसके कैंपेन को, तब जाके इस लेवल पे हम लोग जो है कम बढ़। ये नेशनल सैंपल सर्वे होता है 2010-11 में किया गया था, उसके हिसाब से ये प्रोग्राम था। ये इम्प्लीमेंटेशन जो आया था प्रोग्राम स्ट्रेटजीज में रखी गई कि इसमें जितने भी लेप्रोसी के लिए काम कर रहे हैं सबको इंटीग्रेट किया गया, सारी सर्विसेज एक मोड में काम करेगी। और पहले ही आपने देखा कि जो वर्टिकल प्लान था इसको हॉरिजॉन्टल किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया। और जो सबसे बड़ी बात इसमें रखी गई, ये घर से घर सर्वे करेंगे, केस डिटेक्शन के लिए घर सर्वे करेंगे। उसके बाद आशा का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, इनको टारगेट दिया गया कि आपको डिटेक्शन भी करना है और एश्योर करना है कि जितने भी लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट को 100% पूरा करें। उसमें कोई आपको वो नहीं आए कि ड्रॉप आउट केस को कम करना है। और जो पहले से हमारा DPMR स्ट्रेटजी चल रहा था, उसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखा कि डिसेबिलिटी को कम करना है, प्रिवेंट करना है और रिहेबिलिटेशन सर्विस उनको देना है। 2 मिनट और। एक है स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन, ये 2017 में ये लॉन्च हुआ। ये थ्रू ग्राम सभा एंड कैरिड आउट विद द कम्युनिटी, यानी अब देखिए डायरेक्ट गांव को जो है इसको इन्वॉल्व किया गया। पंचायत जो विलेज है ना, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटी जो होती है पंचायत में, वो बनाया गया, उसके थ्रू इसको रखा गया। ये 2018 तक कैंपेन चलता रहा। एक आया सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट स्कीम, NGOs के थ्रू चलाया सरकार ने, जिसमें आपको फिर वही IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन को टारगेट रखा गया, जिसके थ्रू रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए लोगों को अवेयर किया गया। किसी की नाक पिचक गई है, उंगली टेढ़ा हो गया है, पैर में जख्म की वजह से। एक केस हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अपने कॉलेज में सेंटर में आया था कि उसको इतना बड़ा अल्सर डेवलप हो गया था कि आर पार दिख रहा था उसके पैर में। और अल्लाह का शुक्र है यूनानी से अभी फिर नया 1-2 महीना पहले आया हुआ था वो, इसी में लॉकडाउन के थ्रू, तो अल्लाह का शुक्र है पूरा हील हो गया उसका, सिर्फ यूनानी ड्रग से। पहले से 2-3 साल से उसका दरभंगा का केस था, 2-3 साल से केस तो मॉडर्न का चल ही रहा था, लेकिन अल्सर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। एक जो बड़ी चीज हुई
पहले आपने देखा कि 5,000 देना था इंसेंटिव उनको जो बीपीएल से कम थे, ठीक है। लेकिन नया जो इंसेंटिव प्लान है उसमें कि अब कह दिया गया कि चाहे वो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन हो या फिर गरीब हो अमीर हो, कुछ उससे मैटर नहीं करता है। 5,000 से बढ़ा के सरकार ने इसको 8,000 कर दिया गया ताकि लोगों को इसलिए भी प्रोग्राम से जुड़े और अपना इलाज करवाएं। जनवरी 2017 तक 115 रिकॉग्नाइज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी सेंटर्स थे। पहले कितने थे? 83 थे। गवर्नमेंट का 42-41 था, फिर एनजीओ का 40-41 था। अब गवर्नमेंट जो सेंटर्स हो गए 61 और 54 एनजीओ इसमें काम कर रही है। एक चीज और लास्ट में कि ये जो ऑफिशियल स्टाफ जो होते हैं इसके जो डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो देखते हैं इसको, इसमें इस तरह के 4-5 स्टाफ होते हैं। पहला होता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विस लेप्रोसी का, ठीक है। दूसरा होता है मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर जो लेप्रोसी कहलाता है, पहले डिप्टी डायरेक्टर, फिर उसका मेडिकल ऑफिसर, फिर हेल्थ एजुकेटर, नॉन मेडिकल सुपरवाइजर, फिजियो टेक्निक्स जो आपको डिसेबिलिटी डेवलप होता है उसमें फिजियो किस तरह से काम करता है, हेल्थ इंस्पेक्टर्स एंड लैब टेक्नीशियन, ये पोस्ट होते हैं जो काम करता है। कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि जो वर्किंग कमेटी होती है उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। फिर उसके बाद प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के साथ यही होता है कि उसकी इवैल्यूएशन की स्कीम हो और रिसर्च लगातार जो चलता रहे। भारत का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जलमा आगरा में, उसको लेके जो अब आयुष्मान डायरेक्ट इसको ले लिया है, ये बड़ा रिसर्च काम इस पे कर रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट द लेप्रोसी एलिमिनेशन या कंट्रोल प्रोग्राम। पहले कंट्रोल था, फिर एरेडिकेशन में गया, फिर लास्ट में इसको एलिमिनेशन पे लाके हमने खत्म किया। ठीक है, कोई सवाल हो तो अब टाइम भी नहीं है, पूछना है तो फिर भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज दूसरी क्लास आप लोग कंटिन्यू करें। और कुछ सवाल हो तो ऐसे भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 5 मिनट हम लोग लेट हो गए।